सोचिए खिलौनों की बंदूक से बैंक लूटना, पुलिस से मजे मजे में बात करना और फिर लाखों डॉलर लेके गायब हो जाना, फिर भी पकड़े नहीं जाना। लेकिन कैसे? यह कोई फिल्म नहीं बल्कि अर्जेंटीना में हुई 2006 की डकैती है, जिसे दुनिया सदी की सबसे बड़ी डकैती कहती है। चोरों ने एक भी सबूत नहीं छोड़ा, पर आखिर में ऐसा तो क्या हुआ कि सभी चोर पकड़े गए। यह कहानी आपको हैरत में डाल देगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टोरी में। कहानी शुरू होती है बुएनोस आयरस अर्जेंटीना से, जहाँ एक व्यक्ति जिसका नाम फर्नांडो अराउजो था, कलाकार और एक मार्शल आर्ट का शौकीन था, लेकिन जिंदगी में अकेला ही रहता था। साथ ही अपने आने वाले भविष्य की चिंता सताई जा रही थी। एक रात वो मार्शल आर्ट के क्लास से घर लौट रहा था, तभी लौटते वक्त अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। फर्नांडो वहीं सड़क के किनारे रुक गया और बारिश थमने का इंतजार करने लगा। तभी उसकी नज़र सड़क के ऊपर लगे मैनहोल पर पड़ी। बारिश का पानी सड़क पर लगे सीवर के ढक्कन में तेजी से गिर रहा था और उसके सामने था बैंको रियो, एक शानदार और एक अमीर बैंक। फर्नांडो का चालाक दिमाग में कुछ चलने लगा और वो बैंक के आसपास का सारा मंजर गौर से देखने लगा। उसने देखा कि सीवर लाइन बैंक के ठीक नीचे से गुजरती है। बस यहीं से उसके दिमाग में सदी की सबसे बड़ी और हैरतअंगेज डकैती का प्लान जन्म लेने लगा। फर्नांडो रात दिन बस उसी के बारे में सोच रहा था। फर्नांडो यह बात अच्छे से जानता था कि बैंक जो कि अमीर इलाके में था, इसीलिए लॉकर में काफ़ी पैसे हो गए और उस वक्त सारे अमीर लोगों का बैंक से भरोसा उड़ गया था और ज़्यादातर लोग बैंक खाते में पैसे न रखकर अपने लॉकर में पैसे रखते थे। फर्नांडो को बैंक से नफरत और बदला लेना था और इसका कारण था 2001 में आई मंदी, जिसमें बैंक ने खाते में रखे पैसे देने से मना कर दिया था, जिसे लाखों लोग बैंक से नफरत कर चुके थे और कई लोगों का बैंक से भरोसा टूट गया था। बैंक से भरोसा टूटने की वजह से कई लोग बचत और कीमती सामान लॉकर में रखने लग गए थे, जिसमें फर्नांडो को पता था कि लॉकर में काफ़ी पैसे हो गए और इस पैसे को चुरा के वो काफ़ी अमीर बन सकता है। फर्नांडो ने अगले कुछ हफ्तों में बैंक और सीवर लाइन की हर बारीक से बारीक जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जैसे कि कहाँ खुलती है, कहाँ जाती है। उसने बैंक का पूरा नक्शा बना लिया था। अब फर्नांडो सुबह से शाम तक कई बार सीवर लाइन में आने जाने लगा। उसने अपनी गाड़ी बेचकर ड्रिल मशीन और एक छोटा जनरेटर खरीद लिया, जिससे वो सुरंग बना सके। फर्नांडो ने सीवर लाइन में लगे कंक्रीट ब्लॉक को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। सीवर लाइन के छोटे से कंक्रीट ब्लॉक को तोड़ने में उन्हें कई दिन लग गए और वह समझ चुका था कि यह काम अकेले नहीं हो सकता। इस बड़े प्लान के लिए उसे पैसे और एक मजबूत साथी चाहिए था। तभी एक दोस्त ने उसे लुइस मारियो वितेते सेलामांस नाम के एक शख्स से मिलवाया। मारियो एक ऐसा शख्स था जो चोरी के खेल में माहिर था, जो काफ़ी चालाक और हर मुश्किल को आसान करने में उस्ताद था, जो कि पहले भी कई बेहतरीन चोरियां कर चुका था और चोरी करने के जुर्म में जेल भी जा चुका था। और अब वह रिटायरमेंट की अच्छी लाइफ जीना चाहता था, इसलिए वो भी इस चोरी के प्लान में शामिल हो जाता है। वहीं फर्नांडो का पुराना दोस्त बोल्स्टर, जो कि एक इंजीनियर जैसा दिमाग रखता था और उससे कंस्ट्रक्शन के काम का खासा ख्याल था। साथ ही उसने बैंक में पार्ट टाइम जॉब भी की थी और बैंक ने उसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया था। फर्नांडो और मारियो ने बैंक के बाहर का सारा प्लान तो बना लिया था, पर दोनों को बैंक के अंदर का पूरा नक्शा समझना था। लॉकर कितने मजबूत है, रास्ते कहाँ जाते हैं, ये सारी जानकारी के लिए उन्हें बैंक में लॉकर लेना पड़ता। पर ये शायद दोनों बात अच्छे से जानते थे कि बैंक और रियो में लॉकर लेने से चोरी के बाद कभी भी पकड़े जा सकते हैं। इसलिए मारियो ने दूसरी बैंक में लॉकर खुलवाया और लॉकर में लगने वाले लॉक को समझ लिया और वैसा ही लॉक मार्केट से खरीद लिया, जिससे वह प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करने वाला था। वहीं फर्नांडो एक दिन ग्राहक बनकर बैंक में गया। उसने हर कोने हर रास्ते को अपने दिमाग में बिठा लिया, लेकिन तिजोरी वाला फ्लोर, जहां बैंक के सिर्फ कुछ ही कर्मचारी जा सकते थे, इसलिए वो वहां जा नहीं पा रहा था। तभी फर्नांडो ने एक चाल चली। उसने चुपके से फ्लोर की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। तभी एक कर्मचारी ने उसे तस्वीर खींचते देख लिया और पुलिस को बुला लिया। पुलिस फर्नांडो को पूछताछ के लिए तिजोरी वाले फ्लोर में ले गई, लेकिन फर्नांडो की चालाकी फिर काम आई। उसने कैमरे से मेमोरी कार्ड पहले ही निकाल लिया था और पुलिस को कैमरे में कुछ नहीं मिला। इस तरह फर्नांडो ने पुलिस को चकमा दिया और तिजोरी का पूरा प्लान भी समझ लिया, वो भी बिना किसी शक के। फर्नांडो ने अपनी चालाकी दिखाई और बैंक की सुरक्षा को परखा, और इसमें उन्हें कई खूबियाँ और कई कमियां नजर आई। अब दिन रात अपने प्लान में लग जाते हैं और सुरंग का काम आगे बढ़ाते हैं। उनको सुरंग एकदम सही दिशा में खोदनी थी और इसीलिए उन काम में माहिर लोग चाहिए थे जो भरोसेमंद हो। फर्नांडो ने दो लोगों को और गैंग में शामिल किया,
जिनके नाम थे डोक और बेटो। ये दोनों सुपर बांटा नाम से जाने वाले हथियारबंद गैंग के मेंबर थे, जिन्होंने 80 और 90 के दशक में अर्जेंटीना भर के बैंकों में आतंक मचाया था। अक्सर पुलिस के साथ दिन दहाड़े गोलीबारी में शामिल होते थे। जो अब दोनों रिटायर हो चुके थे और उनके पास पैसा भी खत्म हो गया था। दोनों इसी बात से गैंग में शामिल हुए कि आखिरी चोरी करके चैन से मजे की जिंदगी जिएंगे। अब गैंग ने सुरंग खोदने का काम शुरू कर दिया और उन्हें ये सुरंग एकदम सही दिशा में खोदनी थी। इसलिए उन्हें बैंक की दीवार और सीवर लाइन के मेन होल के बीच की दूरी का पता होना जरूरी था। अब उन्हें ये बैंक और मेन होल के बीच की दूरी नापनी थी, जो वो दिन दहाड़े या रात के वक्त टेप से नापते तो किसी को भी शक हो सकता था और ये सारा प्लान चौपट हो सकता था। पर फर्नांडो की चालाकी फिर एक बार काम आई। साइकिल के टायर की मदद से सटीक दूरी नापी। उसने टायर के घूमने पर टायर वाल्व की गिनती की। साइकिल के पहिए की मदद से मैन होल और बैंक की दीवार तक की दूरी नापी और सीवर लाइन की गहराई का नाप लिया और सुरंग द्वारा तय की जाने वाली दूरी का अंदाजा लगाया और उन्हें 69 डिग्री का नाप मिला और उन्हें नीचे से ऊपर 69 डिग्री ऊपर की तरफ सुरंग खोदनी थी। महीनों तक गैंग ने सुबह से शाम तक सुरंग पर काम करते रहे और छोटी मोटी परेशानियों को दूर करते रहे और आखिर में उन्होंने सुरंग का काम पूरा कर लिया और आखिरी पॉइंट जो कि बैंक की दीवार थी, वहां तक की सुरंग अब तैयार हो चुकी थी। अब गैंग को एक ड्राइवर चाहिए था जो कि गाड़ियों को मॉडिफाई और चलाना अच्छे से जानता हो। वहीं उन्हें एक शख्स मिलता है जिनका नाम था जूलियन। उसे बाद में गैंग में शामिल कर लिया गया और 7 लोगों की एक शातिर गैंग बन चुकी थी। और अब प्लान को आगे बढ़ाया। फर्नांडो का प्लान था कि रात के वक्त जब बैंक में कोई नहीं होगा तब काम शुरू कर देंगे। पर अंदर बैंक की सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। कोने कोने में सीसीटीवी कैमरा और बैंक के लॉकर रूम में मोशन डिटेक्टर लगे हुए थे, जो सीधे पुलिस स्टेशन में अलार्म बजा देता और तुरंत आसपास की पुलिस बैंक को घेर लेती। दिन गुजर रहे थे इसी कश्मकश में कि बैंक की सिक्योरिटी को कैसे चकमा दे। तभी फर्नांडो को एक आइडिया आया और गैंग के सभी मेंबर को बुलाया। गैंग की रात की सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है क्योंकि बैंक में कोई नहीं होता और दिन में बैंक में सब मौजूद होते हैं, इसलिए बैंक की सिक्योरिटी ना के बराबर होती है। फर्नांडो का प्लान था कि 5 लोग बैंक के सामने से हथियार लेके जाएंगे और बैंक में मौजूद सारे लोगों को बंदी बना लेंगे और पुलिस बंदूकों की जान के डर से अंदर नहीं घुसेगी और वहीं सुरंग से एक साथ आएगा। इस तरह हम लॉकर रूम तक पहुंच जाएंगे। फर्नांडो को अपने प्लान पर भरोसा था क्योंकि 1999 में रामोला शहर में एक बैंक डकैती के दौरान पुलिस बैंक में घुस गई और अंदर गोलीबारी हुई, जिनमें 2 बंदूकों की जान चली गई। इसी डर के कारण पुलिस अंदर नहीं घुसेगी, यह फर्नांडो अच्छे से जान चुका था। बैंक में कुल 40 लॉकर थे। 400। उसे एक एक कर खोलने में काफ़ी वक्त लग सकता था। इस समस्या को हल करना था क्योंकि बैंक के अंदर जाने के बाद गैंग को ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। गैंग को लॉकर खोलने में ज़्यादा समय और ताकत ना लगे, इसलिए उन्हें ऐसी मशीन चाहिए थी जो कम आवाज़ और कम समय में लॉकर खोल दे। यदि ज़्यादा शोर हुआ तो पुलिस को शक हो सकता था और प्लान चौपट हो सकता था। यदि गैस कटर इस्तेमाल किया जाए तो लॉकर के अंदर की चीज़ें जल सकती थी और धुएं में दम घुट सकता था। इसलिए बोस्टन ने एक पावर हैमर बनाई जिसे जैक हैमर कहते थे। जैक हैमर को मारियो ने खरीदे लॉक के साथ टेस्ट किया गया, जो महज 7 सेकंड में ही लॉक को तोड़ दिया। अब भागने के लिए ड्राइवर जूलियन ने मिनी वैन तैयार कर ली थी। उसे मॉडिफाई कर उस वैन में नीचे के भाग में होल कर दिया और वैन में आसानी से आ जा सके ऐसा बना दिया और जो भी सामान चोरी में लगने वाला था उसका जुगाड़ कर लिया और इन सब में अब तक $5000 खर्च हो चुके थे। अब गैंग बैंक में घुसने के लिए तैयार थी, पर फर्नांडो नहीं चाहता था कि बैंक में कोई भी हथियार लेके जाए और एक भी गोली चले। यदि गैंग मेंबर से गलती से भी गोली चली तो सारा खेल खत्म हो सकता था। इसलिए गैंग ने नकली हथियार इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। 13 जनवरी 2006 को गैंग के 5 मेंबर ने 2 गाड़ियां चुराई और बैंक की ओर बढ़ गए। वहीं सीवर में बोस्टन ने भी अपना काम शुरू कर दिया और बैंक की दीवार के पास बैठ गया और फर्नांडो के सिग्नल का इंतजार करने लगा। वहीं ड्राइवर जूलियन भी मिनी वैन लेके अपनी जगह पहुंच गया था और सब अपनी अपनी जगह पहुंच चुके थे और बस उन्हें इंतजार था सही समय का। 12:40 पर 4 लोग बैंक में दाखिल होते हैं और दूसरी गाड़ी जिसमें अकेला फर्नांडो था वह कुछ देर गाड़ी में बैठा रहता है और इंतजार करने लगता है। 4 लोगों ने बैंक में दाखिल होते ही बैंक में मौजूद सभी लोगों को जमीन पर लेट जाने को कहा। वहीं फर्नांडो पार्किंग से होते हुए पार्किंग का गेट बंद कर बैंक में दाखिल हो जाता है। पांचों ने मेकअप और नकली दाढ़ी मूछ से अपना हुलिया बदल रखा था और पांचों ने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए बैंक में मौजूद 23 लोगों को बंदी बना लिया था और बैंक अब पूरी तरह से गैंग के कंट्रोल में था और सारे अंदर और बाहर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए थे।
बैंक में मौजूद गार्ड जो कि सिक्योरिटी कैबिन में था, उसके पास असली गन थी और उसने अपने आप को कैबिन में लॉक कर लिया था। इसलिए मारियो ने एक बैंक एम्प्लॉय के सर पर गन रखकर गार्ड को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। तब तक बैंक के बाहर पुलिस पहुंच चुकी थी और गार्ड को बाहर भेज दिया और उनकी गन वापस कर दी और उनका फ़ोन रख लिया ताकि पुलिस के साथ बातचीत कर सके। मारियो को पुलिस के साथ बातों में उलझाना था और समय निकालना था। बेटो और लुइस बंधकों को वश में कर नजर रखेंगे। वहीं डॉक और फर्नांडो लॉकर रूम में चले गए, जहां दीवार से उस पार बोस्टन अंधेरी सुरंग में बैठा था। आखिरी पॉइंट को तोड़ वो भी बैंक में दाखिल हो जाता है। बोस्टन ने 20 मिनट में ही जैक हैमर को असेंबल कर लिया और लॉकर तोड़ना शुरू कर दिया था। वहीं चोरों का काम उनके प्लान के हिसाब से चल रहा था। वहीं बाहर 100 से अधिक पुलिस वालों ने बैंक को घेर लिया था और स्नाइपर ने भी पोजीशन ले ली थी और कुछ पुलिस वाले बैंक के छत तक पहुंच गए थे। थोड़ी देर बाद पुलिस का फोन आता है और मारियो, जो कि पुलिस से बात करने वाला था, पुलिस से कहा यदि सारे पुलिस वाले छत से नहीं नीचे उतरे तो उन्हें बंधकों को गोली मार देगा और पुलिस ने मारियो की बात मान ली। वहीं बैंक के नीचे लॉकर खोलने का काम शुरू हो चुका था। बोस्टन ने बनाई जैक हैमर सही से काम कर रही थी। फर्नांडो ने लॉकर में से जो भी कीमती सामान पैसे बैग में भरना शुरू कर दिया। लुइस और बेटो ने बंदूक को वश में कर लिया था। वहीं मारियो ने पुलिस को उलझा के रखा था। पुलिस से मारियो को कम से कम 4 घंटे का वक्त निकालना था, जो कि उनके पास बैंक में इतना सारा कैश होने के बावजूद चोरों को आज वक्त ही कीमती लग रहा था। गैंग में काफ़ी तनाव और डर भी था, इसलिए हो सके उतनी जल्दी से चोरी को अंजाम देकर निकलने की फिराक में थे। वहीं मारियो ने पुलिस को उलझाने के लिए पहली डिमांड रखी कि डिस्ट्रिक्ट जज को बुलाया जाए ताकि कोर्ट में फालतू समय बर्बाद ना हो। ऐसा कहकर पुलिस से थोड़ा समय निकाल लिया था। इस बात से पुलिस को लगने लगा कि शोर सरेंडर कर देंगे। इसी में शोरों को 1 घंटे से ज़्यादा वक्त मिल गया और कुछ देर बाद जब बैंक के बाहर जज पहुंच चुके थे तो मारियो ने जज का नाम पूछा और भड़कने का नाटक करने लगा और कहने लगा कि कुछ ही हफ्ते पहले बैंक से बाहर आया हूँ और इसी जज ने मुझे सजा दी थी और इसीलिए मैं इससे कोई बात नहीं करूँगा, और जज को उल्टा सीधा बोलकर फ़ोन रख दिया। और पुलिस पिछले कुछ दिनों में रिहा हुए कैदियों की जांच करने में लग गई और पुलिस को उलझाकर मारियो ने एकदम सही दाव खेला था। और अब चोरों को बैंक में 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया था। तभी पुलिस का दोबारा कॉल आता है और इस बार मारियो अपने वकील का फ़ोन नंबर देता है और उनको बुलाने को कहता है। अपनी पहचान द ग्रे सूट मैन कहता है। इसी से मारियो का नाम द ग्रे सूट मैन टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर में मशहूर हो जाता है। वहीं पुलिस वकील को कॉल लगाती है और फ़ोन सीधा बैंक में ही मारियो को लगता है। मारियो वकील बनकर पुलिस से थोड़ी बात करता है। मैं जल्द ही बैंक पहुंच रहा हूँ, ऐसा कर फ़ोन काट देता है। इसी तरह पुलिस इंतजार करने में लग गई और बैंक में 3 घंटे बीत चुके थे। इसी तरह इंतजार में ही 5 बज चुके थे और पुलिस और ऊपरी अधिकारी परेशान हो रहे थे कि चोरों को बाहर कैसे निकाले। और पुलिस पर मीडिया और ऊपरी अधिकारी का प्रेशर भी बढ़ रहा था। पर पुलिस को यह समझने में थोड़ी देर हुई कि मारियो बस टाइम पास कर रहा है, क्योंकि उन्हें जिस वकील का नंबर दिया गया था उसका लोकेशन बैंक से ही आ रहा था। वहीं बैंक के नीचे बॉन्स्टर और फर्नांडो ने 167 लॉकर खोल लिए थे, जिसमें कुल वैल्यू 25 मिलियन जितनी थी, जो कि जैक हैमर बीच बीच में खराब हो जाने के कारण वह ज़्यादा लॉकर नहीं खोल पाए। और चोरों ने इसी से संतोष कर लिया और बाहर निकलने की तैयारी में जुट गए। वहीं मारियो ने आखिरी चाल चली और पुलिस को कहा कि हम बाहर आ रहे हैं, पर पहले हम पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए। पुलिस ने आखिरी शर्त भी मान ली और पिज़्ज़ा कोल्ड ड्रिंक्स का ऑर्डर दे दिया। कुछ देर बीतने के बाद एक स्नाइपर ने वायरलेस में कहा कि बैंक में कोई हलचल नहीं दिख रही है। अब तक पुलिस को शक हो चुका था और बैंक के नीचे की सीवर लाइन चेक करने के लिए पेट्रोल बोट भेज दी। तब तक 6 बज चुके थे और पुलिस बिना वक्त गवाए ही बैंक में घुस गई और बंधकों को बाहर निकाल लिया। वहीं बैंक की तलाशी शुरू की, पर आखिर में उन्हें कुछ नहीं मिला। जब पुलिस लॉकर में गई तो उनके पैरों तले जमीन सरक गई हो, जानो शोर हवा में ही गायब हो गए हो। पुलिस ने वहां रखे खिलौनों के हथियार और ऊपर दीवार पर चिपका हुआ नोट, जिसमें लिखा हुआ था, अमीर लोगों के इलाके में बिना हथियार या बिना शिकायतों के, यहाँ सिर्फ पैसा है, प्यार नहीं। पुलिस को चोरों ने जैसे चुनौती दी हो। आखिर चोर कैसे भाग निकले? बैंक में चोरी का सारा माल पहले से ही वो सीवर में रख रहे थे। सीवर में लगी बोट पर लोड कर रहे थे। डॉक, बोस्टन, जूलियो, बेटो बोट तक पहुंच चुके थे। जब पुलिस बैंक में दाखिल हो रही थी तब फर्नांडो और मारियो ने नकली हथियार जो बैंक में इस्तेमाल किए थे उसे वहां कपड़ा बिछाकर रख दिया और सुरंग में आ गए। आगे लगी अलमारी को रस्सी की मदद से सुरंग के होल पर इस तरह रख दिया ताकि सुरंग ना दिखे और उनसे उन्हें भागने का और वक्त मिल जाए। फर्नांडो जानता था कि पुलिस सुरंग के बाहर निकलने वाले हर एक रास्ते
को जरूर चेक करेंगी। सुरंग में पानी के बहाव से उलट शहर के अंदर की ओर सीवर में चले गए। बोस्टन ने सुरंग खोदते वक्त ही बांध बना लिया था जो कि पानी को रोके रखे और बोट आसानी से तैर सके। वहीं शहर के अंदर एकदम बीचों बीच मेन हॉल के ऊपर पार्क की हुई मिनी वैन और ड्राइवर जूलियन जो कि बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मिनी वैन के नीचे को मॉडिफाई किया था और सीवर लाइन से निकलते ही सीधा मिनी वैन में आ सकते थे और वैन के शीशे को ब्लैक कलर से रंग दिया ताकि किसी को वैन के अंदर कुछ ना दिखाई दे। इसी तरह वह शहर में कहीं भी आ जा सकते थे और लूट का सारा माल वैन में लोड कर दिया गया था। और जब सारे चोर वैन में बैठ रहे थे तब शायद उनमें से कोई नहीं जानता था कि उन्होंने इस सदी की सबसे बड़ी और बेहतरीन चोरी को अंजाम दिया है। और वहीं बैंक में पुलिस सर खुजाते रह गई और एक भी सबूत हाथ न लगा। उन्हें सबूत के नाम पर सिर्फ सुरंग मिली, पर तब तक देर हो चुकी थी और गैंग के सारे मेंबर भाग चुके थे। अब कई महीने बीतने के बाद सभी चोर अपने अपनी लाइफ में एंजॉय और मज़े की ज़िंदगी जी रहे थे। एक दूसरे को कांटेक्ट से दूर हो चुके थे ताकि पकड़े न जाए। पर किसी रोज़ ऐसा होता है कि सदी की सबसे बड़ी चोरी नाकाम होने जा रही थी। बेटों के पास पैसा आते ही अपनी लाइफस्टाइल बदल देता है और लड़कियों और अय्यासियों में दिल खोल कर पैसा उड़ाता है। पर उसकी गलती यह थी कि उसने सारे पैसे अपने बेड के नीचे छुपाए थे। बेटो जब पैसा निकालने जाता है तब देखता है कि काफ़ी पैसे कम हैं और उन पैसों में से बेटो की पत्नी ने काफ़ी पैसे चुरा लिए थे और वह शराब के नशे में अपनी पत्नी से झगड़ा कर लेता है और उस पर हाथ उठा लेता है। उसकी बीवी घर से निकल जाती है और सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और बेटो की पत्नी पुलिस को सब कुछ बता देती है। फिर पुलिस ने बेटो को अरेस्ट कर लिया और सारा प्लान, बाकी चोरों के नाम और पता भी बता दिया और एक एक कर सभी चोरों को पुलिस पकड़ रही थी। आखिर में फर्नांडो भी पकड़ा जाता है, पर फर्नांडो ने शायद ये चोरी करने से पहले ही पता था ये दिन जरूर आएगा और इसीलिए उन्होंने नकली हथियार इस्तेमाल किए और इसी वजह से उन्हें कम सजा हुई। फर्नांडो को 14 साल की सजा हुई, पर उसके अच्छे बर्ताव के कारण उसे 7 साल में ही रिहा कर दिया गया। बोस्टन को 10 साल की सजा हुई, पर चोरी में सीधा कनेक्शन न होने और अच्छे बर्ताव के कारण 25 महीनों में ही जेल से रिहा कर दिया गया। मारियो को 2007 से 2013 तक अर्जेंटीना में सजा हुई और 2013 में मारियो को उरुग्वे भेज दिया, जहां मारियो ने कई छोटी मोटी चोरियों को अंजाम दिया था। इस वजह से उन्हें वहां 4 साल की सजा हुई और 2016 में मारियो भी रिहा हो गया और बेटो और डोग 2010 में अपने अच्छे बर्ताव और चोरी में कम भूमिका साबित कर सजा कम करवा ली थी और 3 साल की सजा काट रिहा हो चुके थे। और इसी तरह आज सभी चोर आज़ाद है। ड्राइवर जूलियन का आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। क्या वह अपना हिस्सा लेके गायब हो गया था? कमेंट में ज़रूर बताएं। और पुलिस महज 2 से 3 मिलियन ही रिकवर कर पाई और इनमें से ज़्यादातर हीरे और गहने शामिल थे और ज़्यादातर लॉकर होल्डर ने इन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और लॉकर में रखे ज़्यादातर पैसे और कीमती चीज़ ब्लैक मनी थी, इसलिए काफ़ी लॉकर होल्डर ने इन्हें सही आंकड़े और सही चीज़ें नहीं बताई। इससे यह पुलिस के लिए और बैंक के लिए बता पाना मुश्किल था कि आखिर में कितने पैसे और कीमती चीज़ें चोरी हुई, पर अंदाज़ा था कि $25 मिलियन चोरों ने लूटे थे। बाकी लूट के माल का आज तक कोई पता नहीं लग पाया, पर गैंग के सभी चोरों के हिस्से में काफ़ी पैसे आए और उन्होंने कहीं न कहीं उन्हें छुपा दिया। एक इंटरव्यू के दौरान बोस्टन ने बताया कि फर्नांडो के साथ अभी भी एक दूसरे के संपर्क में हैं और अच्छे दोस्त हैं। आपकी क्या राय है? लूट का सारा माल अभी भी चोरों के पास है या फिर चोरों ने अय्यासियों में उड़ा दिए? चोरों की लाइफस्टाइल देख यह तो पक्का है कि उन्होंने काफ़ी पैसे अपने पास रखे हैं। कमेंट कर ज़रूर बताएं कि पैसों का क्या हुआ और कहानी का कौन सा हिस्सा आपको अच्छा लगा। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके प्यार भरे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।